लहू और लोहे का सुल्तान। इतिहास में बहुत कम शासकों को ऐसा खिताब मिलता है। तो आज हम कहानी जानेंगे उसी गयासुद्दीन बलबन की, जिसने एक बिखरती हुई सल्तनत को बचाने के लिए सच पूछे तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जरा 13वीं सदी की दिल्ली सल्तनत की कल्पना कीजिए। एक ऐसा साम्राज्य जो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। दरबार साजिशों और हत्याओं का अड्डा बन गया था, और सरहदों पर मंगोलों की वो खतरनाक लहर बढ़ रही थी जिसे रोकना लगभग नामुमकिन लग रहा था। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस संकट को समझना होगा जिसने सल्तनत को लगभग घुटनों पर ला दिया था। सुल्तान इल्तुतमिश की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी कांटों का ताज बन चुकी थी। तो असल में हो क्या रहा था? सुल्तान का ताज तो बस नाम का था। असली ताकत 40 तुर्की अमीरों के एक गुट के हाथ में थी। ये लोग सल्तनत को अपनी जागीर की तरह चला रहे थे। जगह जगह विद्रोह हो रहे थे, और सबसे बड़ा खतरा मंगोल दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। मतलब सल्तनत बस टूटने की कगार पर थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होता दिखता है, तभी अंधेरे से एक ऐसा शख्स उभरता है जो इतिहास का रुख ही बदल देता है। उसका नाम था बहाउद्दीन, और उसकी शुरुआत हुई थी एक गुलाम के तौर पर। बलबन का सत्ता तक का सफर अरे किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सोचिए, एक गुलाम जिसे मंगोलों ने पकड़ा, वो दिल्ली के सुल्तान का खास बना, और फिर उसी ताकतवर 40 के गुट में शामिल हो गया जिसे वो एक दिन जड़ से उखाड़ फेंकने वाला था। उसने सिस्टम को अंदर से देखा था, और उसकी एक एक कमजोरी को वो अच्छी तरह पहचान गया था। तख्त पर बैठते ही बलबन का पहला काम था सल्तनत के अंदर की सड़ांध को साफ करना, और उसका तरीका बेहद क्रूर। एक ऐसी नीति जिसे इतिहास आज भी लहू और लोहे की नीति के नाम से याद करता है। तो ये 40 का गुट आखिर था क्या? ये वही 40 तुर्की गुलाम थे जिन्हें कभी सुल्तान इल्तुतमिश ने सल्तनत को चलाने के लिए चुना था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये इतने ताकतवर हो गए कि सुल्तान सिर्फ नाम का राजा रह गया था। असली हुकूमत तो इन्हीं की चलती थी। बलबन का सबसे पहला निशाना यही गुट था। और बलबन की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो कोई बाहरी नहीं था, वो इसी सिस्टम का हिस्सा था। वो उनके सारे राज जानता था। वो जानता था कि किस अमीर की क्या कमजोरी है, कौन डरपोक है, और किसकी गर्दन कहाँ से पकड़ी जा सकती है। और उसने इसी जानकारी का इस्तेमाल करके एक एक कर सबको रास्ते से हटाया। तो उसने ये किया कैसे? सबसे पहले एक ऐसा जासूसी नेटवर्क बनाया कि अमीरों की हर सांस की खबर उस तक पहुंचने लगी। फिर उसने छोटी छोटी गलतियों पर बड़े बड़े गवर्नरों को सरेआम कोड़े लगवाए, ये दिखाने के लिए कि अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ तक कि उसने अपनी सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, अपने ही चचेरे भाई शेर खान को भी जहर देकर मरवा दिया। ये सब बहुत क्रूर था, लेकिन काम कर गया। लेकिन बलबन ये जानता था कि सिर्फ डर से काम नहीं चलेगा। उसे सुल्तान के पद का वो सम्मान वापस लाना था जो मिट्टी में मिल चुका था। इसलिए उसने एक नया सिद्धांत बनाया कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि धरती पर खुदा की परछाई है, जिल्ले इलाही है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, जमीन आसमान का फर्क था। पहले सुल्तान को अमीरों में से ही एक माना जाता था, अब वो खुदा का प्रतिनिधि था। पहले दरबार में हंसी मजाक चलता था, अब सिजदा यानी जमीन पर लेटकर सलाम करना और पैबूस यानी सुल्तान के कदम चूमना जरूरी कर दिया गया। बलबन ने सुल्तान के पद को डर और सम्मान के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां कोई सवाल करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। चलिए, सल्तनत के अंदर तो बलबन ने लोहे की पकड़ बना ली थी, लेकिन असली तूफान तो सरहदों पर खड़ा था, मंगोल। अब सवाल ये था कि बलबन इस सबसे बड़े खतरे का सामना कैसे करेगा। मंगोलों का खतरा तो हमेशा से था, पर अब ये और भी भयानक हो चुका था। लाहौर की लूट ने सल्तनत की कमजोरी पूरी दुनिया को दिखा दी थी, लेकिन 1285 का हमला, वो बलबन के लिए सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक निजी सदमा था। इसी लड़ाई में उसने अपना सबसे काबिल और सबसे प्यारा बेटा शहजादा मोहम्मद हमेशा के लिए खो दिया। एक बूढ़े सुल्तान के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था। बेटे की मौत के बाद बलबन अंदर से टूट चुका था। अब सल्तनत को फैलाने का सपना खत्म हो गया था। उसका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह सल्तनत को बचाना। उसने अपनी पूरी ताकत एक मजबूत डिफेंस बनाने में लगा दी। सेना को नए सिरे से खड़ा किया, सरहदों पर किलों की एक दीवार बना दी और एक खास रिजर्व फौज हमेशा तैयार रखी।
और ये तैयारी कितनी बड़ी थी इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि सिर्फ सरहद की हिफाजत के लिए उसने 30,000 बेहतरीन घुड़सवारों की एक स्पेशल फोर्स तैयार की थी। बलबन का मकसद अब जीतना नहीं बल्कि किसी भी कीमत पर सल्तनत को बचाए रखना था। तो आखिर में हम बलबन को कैसे याद करें? क्या वो एक हीरो था जिसने सल्तनत को बचाया, या एक जालिम जिसने खून की नदियां बहा दी? उसने जो स्थिरता कायम की, उसकी असल कीमत क्या थी? देखिए, बलबन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं थी कि उसने कितने नए इलाके जीते, बल्कि ये थी कि उसने एक बिखरते हुए साम्राज्य को बचाया। उसने सल्तनत में 1 इंच जमीन नहीं जोड़ी, लेकिन उसने उसे टूटने से रोक लिया, और शायद उस वक्त यही ज्यादा जरूरी था। अगर हम उसके काम का एक छोटा सा हिसाब किताब करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अंदरूनी स्थिरता और बाहरी सुरक्षा, इन दोनों मामलों में वो पूरी तरह कामयाब रहा। उसने सुल्तान के पद की इज्जत वापस दिलाई, लेकिन हाँ, इस सब की कीमत ये थी कि सल्तनत का विस्तार पूरी तरह रुक गया, क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बचाव पर था। तो सवाल यही उठता है कि क्या बलबन की क्रूरता उस वक्त की जरूरत थी, एक जरूरी बुराई थी? जिस तरह के हालात थे, क्या उसके लहू और लोहे की नीति के बिना सल्तनत को बचाया जा सकता था? और ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज भी उतना ही जरूरी है। किसी भी समाज में स्थिरता और व्यवस्था की असल कीमत क्या होती है? बलबन की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी ये कीमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है।